Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नाइट्रोजन फैमिली के अंदर नेक्स्ट आपका टॉपिक दैट इज पेंटाहेलाइड्स। ठीक है, ट्राईहेलाइड्स तक हम लोग कवर कर चुके हैं। पेंटाहेलाइड्स की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेंटा का मतलब बेसिकली बेटा यहाँ पे आपके 5 से रिलेटेड है, इट इज न्यूमेरिक। एंड हेलाइड्स का मतलब बेटा आपके हेलोजन से रिलेटेड है, और बेटा वहाँ पे अगर आपके हेलोजन्स पे X माइनस चार्ज आएगा तो दिस इज कॉल्ड हेलाइड्स, है ना। तो ट्राई हेलाइड्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी करा है। अब पेंटा हेलाइड्स के बारे में जो भी स्पेसिफिकेशन है वहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो नाइट्रोजन जो फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ 5 हेलोजन्स का अटैचमेंट, ठीक है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग फैमिली में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। सबसे पहले बात करते हैं तो नाइट्रोजन, क्या आपका नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन करेगा? तो देखो पहले तो मैं आपको बताऊं, नाइट्रोजन एक तो आपका स्मॉल से, इसकी जो प्रॉपर्टी है ना वो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, आपको ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूं। आपका पहली चीज़ नाइट्रोजन बेटा स्मॉल साइज का एटम है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो भी काफ़ी आपकी बेटर है, मतलब ठीक ठाक है ना। क्योंकि आपको पता है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका फ्लोरीन, नेक्स्ट ऑक्सीजन, नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन। हम लोग बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो ये 3 एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जगह इनको यूज करने को आपको मिलता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं तो आपके नाइट्रोजन वाले केस के अंदर इसके पास बच्चों अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं बिकॉज इट इज बिलोंग्स फ्रॉम सेकेंड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड के अंदर डी ऑर्बिटल्स रहते हैं अब्सेंट, ठीक है। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे एक्सपांशन नहीं हो सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे एक्सपांशन आप कर सको तो एक्सपांशन नहीं होगा। तो आपको समझ में आ पा रहा होगा कि ये जो हमारे जिसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो मैं आपको यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ NH2NP3। तो यहाँ पे जो NS के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्साइटेड नहीं हो सकते हैं बिकॉज इसके पास डी ऑर्बिटल वेकेंट नहीं है। तो यहाँ पे 3 ही इलेक्ट्रॉन्स आपको देखेंगे अनपेयर्ड। जब आपको NP के अंदर से ही सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड दिखने वाले हैं, तो क्या आपके यहाँ पे जो हम 5 हेलाइड्स की बात कर रहे थे क्या ये अटैच हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको बताऊंगा नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्यों नहीं करता अभी मैंने बताया, बिकॉज इट कैन नॉट एक्सपांड इट्स ऑक्टेट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। समझ में आ गया? तो नाइट्रोजन आपके पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। बाकी जो अदर एलिमेंट हैं, मतलब फॉस्फोरस से लेके और नीचे तक आप देख सकते हो, इसमें से बिस्मथ को भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो बिस्मथ है इसकी प्रॉपर्टी आपको बताई थी, यहाँ पे आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट, मतलब जो आपके इनर NH2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों बिस्मथ के साथ काम करता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो फिर यहाँ भी बैलेंसी की प्रॉब्लम करेगी। तो यहाँ भी आपका जो पेंटावेलेंट का जो आपका जो पिक्चर होगा वो यहाँ पे क्लियर आपका नहीं हो सकता है, मतलब यहाँ मॉलिक्यूल्स आपका पेंटाहेलाइड में ये नहीं जा सकता है बिस्मथ। अब बात बची है सिर्फ फॉस्फोरस को लेके, आर्सेनिक को लेके और एंटीमनी को लेके, ठीक है। तो ये आपके जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये आपके पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। या क्योंकि इसके पास पता है वीकेंड डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है तो एक्सपांशन हो जाएगा और आराम से फॉर्म कर लेगा। लेकिन बिस्मथ के अंदर मैं बताऊं तो आपका जो हैलाइड्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसमें से आपका फ्लोरीन जो होगा वो पेंटाहेलाइड फॉर्म करता है बिस्मथ के साथ। तो बिस्मथ का पेंटाहेलाइड बहुत पॉपुलर है, BiF5, ये आयोनिक इन नेचर होता है, ठीक है, बिकॉज डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे आपके आयनिक कैरेक्टर डेवलप होते हैं, बिस्मथ आपकी मेटेलिक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो एक ये जो कंपाउंड है बिस्मथ का ये आपको दिखेगा, बाकी के अगर आप हाइलाइट्स देख रहे हो तो वो बिल्कुल यहाँ पे आपको दिखने वाले नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉस्फोरस की तरफ, ठीक है। तो अब ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए दोनों एलिमेंट को लेके। तो फॉस्फोरस के साथ अगर बात करेंगे तो
क्या फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड का फॉर्मेशन करेगा? बिल्कुल करेगा। लेकिन जिसमें से आपको ध्यान कौन सा रखना है बच्चों? ध्यान रखना है आपको आयोडीन के साथ। अगर फॉस्फोरस आयोडीन के साथ आ गया तो क्या आपका, अगर मैं यहाँ पे लिखूं फॉस्फोरस पेंटा आयोडाइड PI5, तो क्या इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा? जो देखो, जो इंपॉर्टेंट जो फॉर्म नहीं हो रहे हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो फॉस्फोरस का जो आयोडाइड वाला पार्ट होगा, पेंटा आयोडाइड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी फॉर्म नहीं होता है, अनस्टेबल होता है, मतलब फॉर्म हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अच्छा, क्यों नहीं होगा? तो रीजन बच्चों बहुत सिंपल है कि आपका जो आयोडीन है उसका साइज कैसा है? आयोडीन का साइज ऑब्वियसली लार्ज होगा। जब हम हेलोजेंस की बात कर रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें आयोडीन का साइज कैसा होगा? सबसे बड़ा साइज का होगा, बिगर साइज एटम है। तो साइज बड़ा होने से यहाँ पे फॉस्फोरस स्मॉल साइज का है, तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। मतलब कौन सी ओवरलैपिंग? इफेक्टिव ओवरलैप। अगर आप ओवरलैपिंग देखोगे तो आप करा सकते हो, लेकिन इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका जो जब ओवरलैपिंग नहीं होगी तो ऑब्वियसली ऑर्बिटल्स के बीच में तो बॉन्ड आपका यहाँ पे जो होगा बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब जनरली ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म करने की टेंडेंसी होल्ड ही नहीं करेगा। नेक्स्ट बताऊँ दूसरा रीजन, देखो एक तो साइज को लेके हो गया है, दूसरा बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेके, ठीक है। तो देखो फॉस्फोरस एंड आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड आपका डेवलप होगा उसमें आपकी स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं डेल्टा EN को लेके हैं, डेल्टा EN। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी बच्चों यहाँ पे आपका बहुत स्मॉल होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ना तो आपकी पोलैरिटी क्रिएट हो पाएगी, ना ही आपके यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो पाएगी। तो फिर PI5 का जो बनना है वो आपका हो जाएगा इम्पॉसिबल। अब कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पेंटाहैलाइड्स हैं, उसको मैं यहाँ पे एक साथ लिख लेता हूँ। जैसे बच्चों PF5, ध्यान देना, जैसे PCl5, नेक्स्ट इज SPCl5, है ना। कुछ ये हमारे स्पेशल पेंटाहैलाइड्स हैं, इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। और इनके अगर मैं आपको बता पाऊँ तो इनके जो शेप किस तरीके से होंगे, तो ये होंगे बच्चों आपके, मैं आपको डिस्कस करूंगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इनके आपके शेप होंगे, और ये आपको गैसियस एंड लिक्विड स्टेट, ठीक है, दोनों में आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, अब चलते हैं जरा इसमें कि इस मॉलिक्यूल का जो शेप होगा, जो स्ट्रक्चर्स की हम लोग बात कर रहे थे वो किस तरीके से होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन सपोज PCl5 का। तो PCl5 को हम लोग पहले बना के देखते हैं कैसे बनने वाला है। सेंट्रल एलिमेंट इज द फॉस्फोरस, इसमें 5 क्लोरीन है। तो सबसे पहले क्या करो, 1 2 एंड 3 क्लोरीन आपने इस तरीके से अटैच कर दिया है। तो इन तीनों को हम लोग डैश डैश करके इस तरीके से इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आपको दिख रहा है दिस इज ट्राइगोनल पार्ट, ठीक है, दिस इज ट्राइगोनल। और इसी के साथ आपके दो बचे हुए जो क्लोरीन है बेटा वो आपके इस तरीके से यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। मतलब आपको पता चलेगा कि ये जो देखो, ये 1 ये 2 ये 3, ये सब के सब इक्वेटोरियल एक्सिस है, ठीक है। और ये आपका जो यहाँ से 4th और नाउ दिस इज 5, दिस इज एक्शियल, ठीक है। तो यहाँ से एक्शियल ओवरलैपिंग से आपका ये जो बन रहा है 4 और 5, बाकी 1 2 3 आपको देख रहे हैं इक्वेटोरियल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये डेवलप होता है कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्या अपने आप में स्टेबल स्ट्रक्चर होता है? तो मेरा आंसर होगा नो। क्यों आपका ये स्टेबल नहीं होता है? रीजन होता है बच्चों बॉन्ड एंगल। रीजन क्या होता है? बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल पहले मैं बताता हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे इस तरीके से देखो आप, तो आपको बॉन्ड एंगल के बारे में आइडिया होगा कि ये जो बॉन्ड एंगल यहाँ से दिख रहा है, ये बॉन्ड एंगल बच्चों कितना होता है? 120 डिग्री, ठीक है। और इसमें से यहाँ से देखो इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री होता है, ध्यान दो। तो 90 डिग्री एक आपको बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का मिल रहा है, और अदर एंगल्स आपको, अदर बॉन्ड एंगल आपको 120 डिग्री के मिल रहे हैं। तो जो आपके बॉन्ड एंगल डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स है जिसकी इसमें बॉन्ड, अगर मैं बॉन्ड लेंथ की भी बात कर सकूं तो इक्वेटोरियल वाला, ये जो अगर आपका 1 2 और 3 को अगर आप देख रहे हो तो ये जो बॉन्ड लेंथ कितनी आती है बच्चों? समथिंग आती है 202 PM, ठीक है, 202 पाइकोमीटर, है ना। और अगर आप एक्सेल की तरफ अगर देख रहे हो तो ये आती है 240 PM। तो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू भी आपको डिफरेंट मिल रही है, तो ऑब्वियसली अब बॉन्ड एंगल भी आपके डिफरेंट आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स है इसकी जो एनर्जी है
वो आपकी ऑब्वियसली मैक्सिमम रहेगी। आपकी एनर्जी यहाँ पे मतलब अगर बात करें एनर्जी आपकी मिनिमाइज नहीं होगी, मतलब स्टेबल नहीं होगा। तो दैट्स वाई ये आपका मॉलिक्यूल्स जो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल आपके शेप को डिफाइन कर रहे हैं, ये आपका हो जाएगा अनस्टेबल। और ये आपका डिकम्पोज जब ऑटोमेटिक आपका डिकम्पोज हो जाएगा, तो डिकम्पोज होने से जो आपके पेंटाक्लोराइड्स होते हैं वो आपके जनरली कन्वर्ट कर लेंगे ट्राइक्लोराइड्स, है ना। और आपके इफेक्टिव क्लोरिनेटिंग एजेंट आपका जो फॉर्म होगा मतलब क्लोरीन समथिंग, इस तरीके से गैस हवा से आपके प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इसके बारे में थोड़ा और बेटर समझने के लिए, तो देखते हैं। तो जो आपका PCl5 फॉर्म हुआ था, तो PCl5 ऑन डिकम्पोजिशन इक्विलिब्रियम गेन करेगा, यहाँ से ये PCl3 प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो मॉलिक्यूल है ये आपका जो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ये आपका हो गया है अनस्टेबल बिकॉज ऑफ बॉन्ड एंगल, डिफरेंट बॉन्ड एंगल होने की वजह से। जब भी आपको कभी आता है क्वेश्चन इस तरीके, ध्यान रखना डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स, ये 90 डिग्री और आपको 120 डिग्री की वजह से, एज वेल एज आपका बॉन्ड लेंथ डिफरेंट वैल्यू होने की वजह से इक्वेटोरियल एक्सिस की। तो ये आपका जो PCl5 अनस्टेबल रहेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके स्टेबल मतलब PCl3 एंड आपके Cl2 के अंदर। क्लियर है? अच्छा, तो ये इफेक्टिव क्लोनेटिंग एजेंट की तरीके से भी काम करता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है देखना। जब हम लोग स्टडी करते हैं एक्सरेज स्टडी करते हैं, तो एक्सरेज स्टडी में ये आपका पाया गया कि ये जो आपका PCl5 है, अगर ये सॉलिड स्टेट में अपनी प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा है, तो ये बच्चों आपके कैटायनिक और आयोनिक दो फेज में आपको दिखेगा। किस तरीके से? एक तो बच्चों आपको दिखेगा यहाँ से PCl4 कैटायनिक पार्ट होगा, और आयनिक पार्ट जो होगा वो होगा आपका PCl6 माइनस। ठीक है, तो ये होगा आपका कैटायनिक पार्ट और ये होगा आपका एनायनिक पार्ट। क्लियर है? जिसमें से हम लोग कैटायनिक पार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके 4 क्लोरीन है, तो इसका मतलब ये आपका कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल, राइट। ये हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल। और PCl6 की बात करते हैं, जो एनायन है, दिस इज एनायन, तो ये बच्चों आपको मिलता है ऑक्टा, को यहाँ पे 6 है, तो आपका PCl6 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये आपका हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल में। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल वो आपके टेट्राहेड्रल में जाके स्टेबल होगा, डेफिनेटली आयनिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। और एज वेल एज अगर मैं बता पाऊँ, यहाँ पे PCl5 से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, ऑक्सीडेशन नंबर को लेके पूछता है, कभी कभी यहाँ से आपको हाइड्रेशन को लेके भी क्वेश्चन पूछता है। तो सॉलिड PCl5 में आपको ये 2 हाइड्रेशन देखने को मिलेंगे। टेट्राहेड्रल का मतलब बेटा यहाँ पे sp3 जैसा आपका पॉइंट होगा, और ये आपका ऑक्टाहेड्रल रहेगा। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम लोग जैसे बच्चों PBr5, इस पे भी क्वेश्चन आपके डिस्कस किए गए प्रीवियस ईयर के अंदर। जो PBr5 है, ये भी आपको सॉलिड फेज में अगर क्वेश्चन में डिफाइन किया गया है, तो ये भी बच्चों 2 पार्ट में आपका डिसोशिएट हो जाता है। इसमें एक कैटायनिक पार्ट जो मिलता है, ध्यान रखना, एक मिलता है बच्चों PBr4, इट विल होल्ड द पॉजिटिव चार्ज, और बाकी मिलेगा एनायन आपको Br माइनस। क्लियर है? तो ये 2 पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप बिल्कुल इसे कर पाओगे। ठीक है, अच्छा, बाकी मैं केमिकल बॉन्डिंग जब डिस्कस करूँगा चैप्टर, तो वहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किसी भी मॉलिक्यूल्स के बारे में, बट यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं स्टेबिलिटी को लेके। तो आप मुझे बताना, थर्मल स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, तो हमारे पास ट्राई हैलाइड्स हैं, ठीक है, और हमारे पास पेंटा हैलाइड्स हैं। दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा होगा? हमारे पास पेंटा हैलाइड्स हैं, ट्राई हैलाइड्स, दोनों में से थर्मली स्टेबल कौन होगा? अभी मैंने बताया था कि आपके जो पेंटा हैलाइड्स होते हैं वो जनरली आपके थर्मली स्टेबल नहीं होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ बॉन्ड एंगल, डिफरेंट बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे आपकी थर्मल स्टेबिलिटी बेटा क्या होगी? आपको पता है पेंटा हैलाइड कन्वर्ट इनटू ट्राई हैलाइड्स, तो आंसर बच्चों क्या होगा कि ट्राई हैलाइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी अधिक होती है एज कंपेयर टू पेंटा हैलाइड्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा थर्मल स्टेबिलिटी को लेके। कभी भी अगर आपको ट्राई हैलाइड्स और पेंटा हैलाइड दिया जाए, तो आप बोल सकते हो कि सर PCl3 और PCl5 में से PCl3 आपका मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू PCl5। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं पेंटा हैलाइड्स की कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ हैं, एसिड्स प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पेंटा हैलाइड बच्चों एक्चुअली में लिविस एसिड की तरीके से वर्क करता है। एसिड का मतलब बच्चों, लिविस एसिड का मतलब लोन पेयर्स का एक्सेप्टर, नेगेटिव चार्ज का एक्सेप्टर। इसका मतलब पेंटा हैलाइड्स के पास कहीं ना कहीं जो सेंट्रल एलिमेंट होगा पेंटा हैलाइड्स का, उनके पास आपका वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। तो वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से वो इजीली क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं। और किसको एक्सेप्ट कर सकते हैं?
हैलाइड आयन को, एक्सेप्ट दी हैलाइड्स आयन, है ना। आपको पता है यहाँ पे बिल्कुल आपके डी ऑर्बिटल्स दिखने लगते हैं, डी ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस होने लगती है, इलेक्ट्रॉन्स आपके डी ऑर्बिटल्स में जाने लगते हैं, तो डी ऑर्बिटल्स आपको वेकेंट दिखेगा। तो बाकी के जो हैलाइड्स अगर उसके सामने आएंगे पेंटा हैलाइड्स के, तो वो क्या करते हैं, हैलाइड्स को एक्सेप्ट करने लगते हैं। तो जैसे अगर एक भी पॉइंट है कि अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज को, लॉन पेयर्स को, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपका डेवलप होने वाला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अगर डेवलप होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपके एक्सटेंड कर जाएंगे, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, समझ में आपको आ जाएगा। लाइक PCl5 के सामने अगर मैं Cl- लेके आया, तो पता चलेगा कि बेटा फॉस्फोरस ये आपके थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसमें बच्चों D0 आपको देखने को मिलता है, एक्साइटेशन हो जाएगा तो D के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, फिर बाकी के डी तो आपके आपके वेकेंट होंगे। तो ये जो क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज या जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये किसी एसिड से सपोज आया होगा, तो यहाँ से ही बेटा ये क्या करेगा, लोन पेयर्स को आसानी से फॉस्फोरस क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये बच्चों फॉर्म कर लेगा यहाँ से PCl6, और यहाँ पे आपका चार्ज आएगा माइनस। भाई ये माइनस है ना, ये फॉस्फोरस की तरफ ट्रेवल किया था, तो फॉस्फोरस ने एक्सेप्ट किया, जब कोई इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है तो उसके बाद नेगेटिव चार्ज तो आना स्वाभाविक है। तो यहाँ पे देखो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सपोज SbCl5, अगर इसके साथ में Cl- लेके आ रहा हूँ, तो सेम प्रोसेस, बिकॉज प्रेजेंट ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा SbCl6, नाउ इट इज नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलेंगे हाइड्रोलिसिस की तरफ। तो जब हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो इसमें दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। PCl5 को जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इनिशियली आपको मिलता है क्या, POCl3, फिर एक्सेस में वाटर आएगा तो फिर वो आपके एक फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। उस पर जरा हम लोग ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ PCl5 व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर, दिस इज लिमिटेड सप्लाई नॉट एक्सेस। लिमिटेड सप्लाई अगर वाटर मॉलिक्यूल्स का होगा तो ये बच्चों चेंज करता है POCl3 के अंदर, और प्लस बच्चों रिलीज करता है 2HCl को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका एक्सिस में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाता है, जरा मैं यहीं पर लिख देता हूँ कि अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि POCl3 फर्दर रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, H3PO4 के अंदर, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं सीधा बोलूँ कि PCl5 के साथ अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्सिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब आपके लिमिटेशन पर एक्सिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो स्टेप तो यही होगी ना कि PCl5 फर्स्ट कन्वर्ट इनटू POCl3, देन POCl3 फिर से H3PO4 में जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट पूछा जा रहा है तो वो भी ध्यान रखना है कि PCl5 जो होगा, अगर एक्सिस वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा तो आपका H3PO4 में आपको आंसर दिख जाएगा। बाकी आपके 3 HCl यहाँ से आपके रिलीज होते हैं, 3 आपके HCl यहाँ से बाहर जाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे हैलाइड्स का फिनिश होता है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्साइड्स की तरफ। यहाँ पे आपका पॉइंट होगा ऑक्साइड्स। तो नाइट्रोजन फैमिली के जो आपकी ऑक्साइड फॉर्म हो गए उसकी प्रॉपर्टी पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन फैमिली की जो आपके ऑक्साइड्स हैं, है ना, उसमें आपकी जो भी टोटल एलिमेंट हैं लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये आपके थ्री डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड से क्रिएट करते हैं। जिसमें फर्स्ट आपको मिलता है, मैं लिख सकता हूँ H2O3 टाइप, सेकेंड आपको मिलता है H2O4 टाइप, और आपको थर्ड मिलेगा H2O5 टाइप। तो जनरली मैं बात कर रहा हूँ जनरली, ठीक है। तो आपको ये 3 बेसिक आपको टाइप के ऑक्साइड्स आपको देखने को मिलेंगे, दीज आर दी जनरल फॉर्मूलाज, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पे नाइट्रोजन के बारे में। स्टार्ट करता हूँ नाइट्रोजन से। फर्स्ट एलिमेंट इज द नाइट्रोजन, यस। तो नाइट्रोजन बच्चों फॉर्म करता है कुछ और भी टाइप के ऑक्साइड्स। जैसे मैं बात करूँ तो N2O का भी फॉर्मेशन करता है नाइट्रोजन, लाइक NO नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका भी फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं अगर आपको और भी बता पाऊँ तो इसमें आपको N2O3, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जैसे आपको N2O3 हो गया, नेक्स्ट आपका N2O4 हो गया, नेक्स्ट इज N2O5 भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज NO2 भी हो गया। NO2 का डायमराइज फॉर्म ही होता है N2O4,
ठीक है, अभी ध्यान देना है। तो इसमें जब मैं डिस्कशन कर रहा था आपके पीरियोड टेबल के अंदर एसिडिक और बेसिक नेचर को लेके, तो वहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया हुआ था कि नाइट्रोजन के आपके जो N2O और जो NO आपके ऑक्साइड्स ये दोनों रहते हैं, ये दोनों के दोनों बेटा कैसे होते हैं, न्यूट्रल। कैसे होते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल ऑक्साइड रहते हैं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं बाकी बात करता हूँ, जैसे N2O3 हो गया, N2O4 हो गया और आपका N2O5 हो गया है। तो इनके बारे में बात करूँ तो ये आपके एसिडिक नेचर को शो करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्लियर भी करना चाहूँगा कि अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछ दिया गया कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को लेके, तो यहाँ पे एक ट्रेंड बनता है N2O, NO, next is N2O3, next is N2O4, next is N2O5। तो अगर मैं इधर से इधर ट्रेवल कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, आंसर बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि जिसका हाईएस्ट, मतलब मैंने डिस्कस पहले किया है आपको पीरियोड टेबल के अंदर, कि जब ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू आपकी जहाँ पे हाई होगी, ऑब्वियसली वो एसिडिक स्ट्रेंथ आपका जो ऑक्साइड मैक्सिमम शो करेगा। क्यों, जब उस पर्टिकुलर एसिडिक ऑक्साइड को अगर आप वाटर मॉलिक्यूल्स में डालते हो, हाइड्रोलिसिस कराते हो, तो वहाँ से जो एसिड मिलेगा, तो वो एसिड बच्चों क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे आपको करा सकता हूँ, ध्यान देना कि जैसे मैंने लेके आया सपोज यहाँ पे 1 सेकेंड, मैं सपोज लेके आया N2O5, इसके साथ अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स को मिक्स करता हूँ और आपका इसका बेटा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना आएगा आप निकाल सकते हो। बहुत सिंपल तरीका है, मैं क्वेश्चन से आपको पहले बता देता हूँ, बाकी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, बाकी आपको मैं सिंपल तरीके से 2 × x प्लस 5 × -2 फॉर ऑक्सीजन, तो यहाँ से हम लेगा -10 इज इक्वल टू आपका 0, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है तो -10 इधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपका +10/2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा 5। और आपको पता है कि नाइट्रोजन फैमिली का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है बच्चों, वो क्या होता है, +5 ही होता है, इससे ऊपर तो जा नहीं सकता है। तो इसका मतलब जिसको वाटर मॉलिक्यूल्स में डाल रहे हैं तो क्या बच्चों फॉर्म होगा, चेक करो। यहाँ से आप कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है वाटर के पास तो H2 हो गया, 2 नाइट्रोजन बच्चों दिख रहे हैं यहाँ पे तो N2 हो गया, और इधर बात करेंगे तो यहाँ से आपको 5 ऑक्सीजन, यहाँ से 1 ऑक्सीजन, 5 + 1 कितना हो गया आपका 6, ये हो गया O6। अगर मैं इसको बेटा आपको मोनोमर्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H2 में कॉमन ले लेता हूँ तो HNO3 मिलेगा। तो HNO3 आपको पता है बेटा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है नाइट्रोजन फैमिली का, तो नाइट्रोजन का आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, बात फिनिश हो गई है ना। बाकी आपके ये जो और बाकी ऑक्साइड्स उनका भी आप ऑक्सीडेशन निकालो, लाइक N2O4 की अगर आप बात करो तो N2O4 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों, बताओ जल्दी से, सिंपल सा क्या है, 2 × x है ना, इक्वल टू 4 × -2, माइनस से उधर +8, +8 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना, +4 आ गया। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिंपल सा है। N2O की बात करोगे तो यहाँ पे देखो कितना होगा, 2 × x प्लस -2 फॉर द ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, -2 इधर जाएगा तो +2 डिवाइडेड 2, तो x इज इक्वल टू कितना आया 1। आपको समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे NO की बात करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आपको पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा आपका, +2 आ जाएगा, सिंपल सा। इधर -2 इसका अपोजिट +2, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने पे एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि N2O और NO ये इतने आपके प्रॉपर एसिडिक प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करते हैं, इसलिए बच्चों इसको जनरली क्या बोलते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स कैटेगरी में इसको हम लोग डाल देते हैं। समझ में आ गया, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अच्छा, नाइट्रोजन का तो फिनिश हो गया है, अब हम लोग इंडिविजुअल बात करेंगे फास्फोरस के बारे में। ठीक है, तो फास्फोरस को लेकर तो कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, ठीक है, रटना कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो इनऑर्गेनिक आपके लिए बहुत आसान है, और ईजिली आप चाहे जेईई एग्जाम हो, चाहे नीट का हो, चाहे एडवांस को, आप बहुत ही आराम से स्मूथली आप इस इनऑर्गेनिक के अंदर आप आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, इवन आप कम फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। बस कॉन्सेप्ट को समझते चलो, रटना नहीं है। आप कितनी रिएक्शन रट सकते हो, नहीं रट सकते हो, इम्पॉसिबल है ना। तो सिंपल थिंग फास्फोरस की तरफ, तो बेटा फास्फोरस की बात करते हैं तो P4O6, P4O8, P4 है ना। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे तो P4O10, ये आपको यहाँ पे मिल रहे हैं ऑक्साइड्स। ठीक है, अगर मैं इधर से इधर मूव करूँगा आपको दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जा रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ये आपकी इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट मैं बात करूँगा फॉर द आर्सेनिक, ध्यान देना, AS4O6, next is AS4O8, next is
AS4O10। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा इट इज ऑक्सीजन। इधर से इधर बेटा मूव करने पे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाओगे, तो यहाँ भी एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों क्या होगी आपकी इंक्रीज, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर आपका बढ़ता जा रहेगा। नेक्स्ट नाउ कम बिस्मथ। तो बिस्मथ की बच्चों बात करते हैं। बिस्मथ बच्चों मोनो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना। बिस्मथ आप जैसे हम बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहे थे, तो आपको NO जो मिलता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, उसी तरीके जो बिस्मथ है वो भी मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो Bi2O3 हो गया, मैं सिक्वेंस में ही लिख रहा हूँ। Bi2O4 हो गया, नेक्स्ट आपका Bi2O3 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आपको अगर मैं यहाँ से सीक्वेंस की बात करूँ एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो एसिडिक इधर से इधर मूव करने पे आपकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन अब इसके साथ क्वेश्चन एक ये बनेगा कि अगर मैं इधर टॉप टू बॉटम अगर मैं ट्रेवल करूँगा इस तरीके से, है ना, फॉस्फोरस आर्सेनिक बिस्मथ इस तरीके से मूव करूँगा, तो फिर आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों, वो आपकी करेगी यहाँ पे डिक्रीज। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि मेटल प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है तो कहीं ना कहीं बेसिक कैरेक्टर आपका बढ़ता जाएगा जो आपके ऑक्साइड्स हैं, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा आपका कहीं ना कहीं डिक्रीज होता जाएगा। समझ में आ रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो एसिडिक और जो एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज़ हैं ना, वो और बेसिक प्रॉपर्टी हैं वो किस तरीके से डिफाइन होती हैं, तो उसके लिए एक ही लॉजिक है। आप क्या करो, यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज द वाटर मॉलिक्यूल्स, उसको लेके आ जाओ। उसको आप जैसे इंट्रोड्यूस कराओगे इन ऑक्साइड्स के साथ, सब ऑक्साइड अपने जितने भी ऑक्साइड्स हैं, ऑल ऑक्साइड्स, वो अपने बिहेवियर को शो करेंगे कि वो एसिडिक हैं, एम्फोटेरिक हैं, किस तरीके से हैं। तो उस पॉइंट पे हम लोग समझने के लिए चलते हैं। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। तो देखो बच्चों, N2O3 एंड P2O3, ठीक है, ये दोनों के दोनों आपके एसिडिक बिहेवियर को शो करते हैं। इसके बाद AS4O6 लिखो आप, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो AS2O3, ठीक है, बात एक ही है, डाइमर फॉर्म है। एंड नेक्स्ट इज Sb4O6, या फिर आप Sb2O3 भी लिख सकते हो, है ना। ये आपके दोनों के दोनों शो करते हैं एम्फोटेरिक बिहेवियर को, एम्फोटेरिक बिहेवियर को शो करेंगे। नेक्स्ट में बात करूंगा आप बिस्मथ की तरफ, तो Bi2O3 आपको पता है मैट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है ये बिस्मथ, तो कहीं ना कहीं बेटा ये आपका कैसा होगा, बेसिक होगा, बेसिक कैरेक्टर को शो करेगा, मतलब मोर बेसिक होगा। आपका एसिडिक प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होगी, इसकी लेस होगी। तो चलते हैं कुछ रिएक्शन को स्टडी करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग N2O3 की। N2O3 के साथ अगर आपका वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा तो क्या फॉर्म करेगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले आप सीक्वेंस क्या करो कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, आप यहाँ H2 लिख सकते हो। मैं सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ, 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं वाटर के पास, H2 हो गया। फिर बच्चों देखो N2 दिख रहा है, ऑक्सीजन कितना बच्चों का 3+1 मिला के आपका 4, तो क्या मिला, H2N2O4 मिला। अगर यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेते तो क्या मिलेगा, HNO2 मिलेगा। दिस इज नाइट्रस एसिड। HNO2 बेटा क्या है, नाइट्रस, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है ना, तो दिस इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड। आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाओगे यहाँ से, ये मिलेगा NO2-1, तो यहाँ से आपका जाएगा x + 2 × -2, मतलब आपका ये हो जाएगा -4 = -1। तो यहाँ से आपका x = ये -4 उधर जाएगा तो +4 -1 करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, 3 मिल जाएगा। इसका मतलब कि नाइट्रोजन का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 5 होता है, तो 5 वाला एक बोला जाएगा, है ना, ये सब आपको पता है। तो इससे लेस वाली बेटा अस कैटेगरी में जाएंगे, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड। तो कॉमन सी बात है कि बच्चों ये क्या है, अपने एसिडिक बिहेवियर को यहाँ शो करेगा। समझ में आ पा रहा है आपको, सिंपल लॉजिक बताया मैंने फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, P2O3 के साथ हम बच्चों लेके आने वाले हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ बच्चों हम लोग सिंपल लॉजिक क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप इसे लिखना चाहो तो कैसे, देखो सिंपल तरीका बता रहा हूँ, H2P2O4, ये आप लिख दोगे इस तरीके से। और फिर इसके बाद जरा यहाँ पे आप अगर इसे आप 2 कॉमन ले लेते हो, क्या मिलेगा, HPO2 मिलेगा। तो ऐसा तो कुछ यहाँ पे ऐसे डिफाइन होने वाला नहीं। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर भी चेक करके देखना, जरा यहाँ निकलना ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है।
ये हो जाएगा 2 × x प्लस 3 × -2 मतलब -6 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू -6 इधर जाएगा तो +6 मतलब यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3। ठीक है, तो यहाँ चेक करो यहाँ पे कितना आएगा, है ना। तो यहाँ पे H+ अगर आप आयोनाइज कर दोगे तो यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, देखो ये मिल जाएगा PO2 -1 मिलेगा। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे फॉस्फोरस का तो कितना होगा, x इज इक्वल टू 2 × -2 मतलब ये हो जाएगा -4 उधर +4, तो +4 -1 करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। बिल्कुल सही है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन जो P2O3 है इसका जब बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स में हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पे आपको H2P2O4 ये आपको मिलता है, बस लेक्स एक्सटेंट में मिलता है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए प्रोडक्ट जो मेजॉरिटी को डिफाइन करे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, बिकॉज फॉस्फोरस साइज बिगर हो जाता है तो यहाँ पे आपके 3 वाटर मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट के साथ यहाँ से फिर जो आंसर आपका बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपका यहाँ से हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो तो ये आपको मिलेगा H कितना हो जाएगा बच्चों, इंटू आपका 6 हो जाएगा, और P ये रहेगा आपका 2, ठीक है। ऑक्सीजन आपका यहाँ पे 3 और 3 उधर आपके 6, तो ये O6 हो जाएगा, ये मिलेगा। और फिर यहाँ से आपका क्या होगा, 2 अगर आप कॉमन ले लेते तो क्या मिलेगा, 2 कॉमन लेने से आपको मिल जाएगा H3PO3। क्या आपको मिल रहा है, बिल्कुल सही। तो H3PO3 इज द मेजर प्रोडक्ट। तो ये इसको बेटा हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरस। इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर आपका सेम रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। तो ये बच्चों मिलता है आपको फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। तो ये जो ट्रिक है ना उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 3 वाटर मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो फिर यहाँ से आपको ये रिप्रेजेंट करना है। ये समझ में आ गया दोनों के दोनों। अच्छा, इसके बाद अब नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि ये भी आपके एसिडिक नेचर को शो कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। देखो एसिडिक नेचर प्रूव भी कर दिया आपको रिएक्शन के साथ, बिल्कुल सही। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आप AH2O3 ले लो आप, या फिर AS4O6 ले लो, बात उसमें कोई नहीं है, वो आपके एक जैसे ही है। ये AS4O6 ले लो आप, क्योंकि यहाँ पे आपका ये मोनोमर है तो इसका ये डायमर फॉर्म है। तो जब बच्चों यहाँ पे हम इसका हाइड्रोलिसिस तो कराएंगे, तो हाइड्रोलिसिस कराने से देखेंगे यहाँ पे क्या आपका प्रोडक्ट मिलता है। बट आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा आर्सेनिक है ये किस तरीके से अपने बिहेवियर को शो करता है। ये अपने एम्फोट्रिक बिहेवियर को शो करता है, ठीक है, आर्सेनिक। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एसिड और बेस रिएक्शन कराने वाले हैं, ठीक है। तो ले लेते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे HCl, मैंने एसिड ले लिया, तो एसिड से चेक करेंगे। फिर इसके साथ ही हम लोग क्या चेक करेंगे, सपोज एल्कली बेस के साथ ले लेते हैं, और ये एसिड और बेस ये दोनों बच्चों एक्वस होंगे। फिर आपको पता चलना चाहिए कि AH2O3 फर्स्ट रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स एंड AH2O3 फर्स्ट रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स NaOH या फिर HCl की बात करोगे, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से आपको एक सॉल्ट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, आपको सॉल्ट मिलने वाला। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि आप जब रिएक्शन परफॉर्म करा रहे हो तो फर्स्ट में आपको क्या मिलेगा। तो फर्स्ट में देखो बहुत सिंपल है कि सामने जब एसिड है तो फिर ये कैसे बिहेव करेगा, आपका बेस की तरीके से बिहेव करेगा। समझ में आ रहा है, अरे AH2O3 बेस के तरीके से बिहेव करेगा। तो फिर आपका यहाँ पे सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा, ये तो फिक्स हो गया। तो सॉल्ट बच्चों क्या बनेगा, आर्सेनिक के साथ बच्चों जाएगा Cl, तो यहाँ से आपका बन जाएगा ये AsCl3 बन जाएगा, स्टेबल कंपाउंड है ना। ऑक्सीडेशन कोवैलेंसी ध्यान रखना है 3, और प्लस आपको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स, इसे आप बैलेंस कर सकते हो। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि ये कैसे बिहेवियर को शो कर रहा है। ये एक्चुअली बेटा सॉल्ट प्लस वाटर इसने बनाया एसिड से रिएक्शन करके, तो फिर ये बेटा बिहेव कर रहा है किस तरीके से, बेस की तरीके से। लेकिन जब NaOH के साथ काम करेगा तो NaOH अपने आप में कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो फिर बच्चों एसिड की तरीके से काम करेगा। तो यहाँ से सबसे पहले क्या होगा कि ये जो कंपाउंड है फर्स्ट एक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ से पहले एसिड दिखना चाहिए ना आपको। तो फिर ये बच्चों क्या बना लेता है इस तरीके H3ASO3, ये आपका एसिड बना लेगा। फिर ये एसिड क्या करेगा, अब इस बेस से रिएक्शन कर लेगा, सिंपल सा लॉजिक बन गया आपका। तो देखो बच्चों यहाँ से क्या मिलेगा, ये बन जाएगा आपका Na3 बिल्कुल, और बनेगा यहाँ से आपका ASO3, क्योंकि आयोनाइज होगा एसिड तो ASO3 -3 जाएगा तो सोडियम आपके 3 आ जाएंगे, तो Na3ASO3 मिलेगा, प्लस आपको मिल जाएगा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स। नाउ दिस इज 3 ASO3, ठीक है। अच्छा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे ये जो आपका सॉल्ट बना ये क्या कर रहा है रिप्रेजेंट, ये अपने एसिडिक नेचर को शो कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे सामने बेस था, तो
तो फिर यही मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल्स एसिड के तरीके से काम किया, सेम मॉलिक्यूल्स आपके बेस के तरीके से काम किया, सो दैट्स व्हाई पीपल कॉल्ड एज एम्फोटेरिक। तो आर्सेनिक का जो आपका ऑक्साइड था वो एम्फोटेरिक बिहेवियर को शो कर रहा था। अब चलते हैं हम लोग कुछ और पॉइंट पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बात करने वाले हैं, ध्यान देना बच्चों। नेक्स्ट इज Sb4O6, ठीक है। इसके साथ मैं अगर HCl यूज करूंगा, वैसे तो एम्फोटेरिक बिहेवियर को शो करता है, तो फिर इसके साथ क्या कर लेते हैं हम लोग, बेस भी यूज कर लेते हैं एक साथ। ये एक क्वेश्चन है, ये भी आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। थिंक करो और बताओ आंसर क्या फॉर्म होगा। अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ था, है ना, तो आपको आंसर बताना है क्या यहाँ से आपका आंसर फॉर्म होने वाला है। बताओ बच्चों, बताओ ध्यान से, सॉल्व करने से क्या फॉर्म होगा। एसिड बटा HCl दे रखा है, तो फिर बच्चों ये आपके बेस के तरीके से काम करेगा HCl के सामने। NaOH अगर आपका यहाँ पे बेस है, तो फिर बच्चों ये एसिड के तरीके से एक्ट करेगा, है ना। तो बताओ ऊपर से बच्चों क्या सॉल्ट मिलने वाला है, तो सॉल्ट बच्चों क्या मिलेगा, SbCl3 प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल्स, बस हो गया सॉल्व। यहाँ बच्चों कैसे एक शो कर रहे हैं, अपने बेसिक नेचर को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट में बच्चों देखेंगे तो Sb4O6 है, या फिर आप यहाँ पे इस तरीके से Sb2O3 भी ले सकते हो, डिफरेंट बुक में इस तरीके से भी आपको मिल सकता है, ठीक है ना। तो आपको डिफरेंस, आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। NaOH के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल से वो इससे पहले रिएक्शन कर जाएगा, तो क्या फॉर्म कर लेगा, ये बच्चों फॉर्म कर लेगा H3SbO3। तो ये बेटा काम करेगा एसिड के तरीके से, और सामने आपका NaOH बेस, एसिड बेस रिएक्शन, तो सॉल्ट प्लस वाटर बनने वाला है। तो फिर यहाँ से बच्चों जब आयनाइजेशन होगा तो सोडियम प्लस यहाँ से और SbO3 -3 यहाँ से, 3 सोडियम की जरूरत पड़ेगी, तो 3 NaOH आप लोग यहाँ पे कर सकते हो बैलेंस करके। तो यहाँ से मिल जाता है Na3SbO3 प्लस आपको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये बच्चों यहाँ पे आपका एक्ट कर रहा है एसिड के तरीके से, तो दैट्स वाई ये भी आपका हो गया है एम्फोटेरिक बिहेवियर को शो करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, बिस्मथ आपका बचा हुआ है, तो उस पर भी स्टडी कर लेते हैं ज़रा। यस, अगर Bi2O3 के साथ बच्चों मैं अगर एसिड लेके आता हूँ, आपको पता है ये प्रॉपर आपकी बेसिक प्रॉपर्टी को ही होल्ड करेगा, बिकॉज ये मेटल रहता है ना। तो यहाँ से अगर आप एसिड लेके आते हो तो आंसर क्या बनेगा, आंसर तो बेटा वही बनेगा BiCl3 बन जाएगा, है ना। पेंटावलेंट में जाएगा नहीं, ट्राइवलेंट में ही जाएगा, और प्लस आपको रिलीज करेगा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये काम कैसे करेगा, बेस के तरीके से। ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन, तो पता है आपको सॉल्ट प्लस वाटर मिलने वाला है। तो यहाँ बच्चों आपके ये बेसिक करेक्टर को शो कर रहा है Bi2O3। हालांकि अगर आपको पता हो तो क्या ये इसका जो एसिडिक करेक्टर काफ़ी स्ट्रांग होगा क्या Bi2O3 का, नहीं, इसका एसिडिक करेक्टर तो आपका बहुत लेस होगा। एसिडिक करेक्टर कैसा होगा बच्चों, लेस, बस बेसिक करेक्टर क्या होगा, बेसिक करेक्टर आपका स्ट्रांग होगा, मैक्सिमम होगा। इसलिए ये कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ क्या ये सॉल्युबल हो सकता है, एनी आइडिया। मैंने बोला है कि ये बेस होगा और बेस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। अगर मैं इसके सामने कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लेके आ जाऊं एल्कलीस, तो क्या उसमें आपका डिजोल्व करेगा, यस बिल्कुल डिजोल्व करेगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। जब ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिर ये कहीं ना कहीं एसिड की तरीके से फिर इसे एक्ट करना ही पड़ेगा। तो फिर यहाँ से आंसर क्या बनेगा वो भी देखो, तो ये रहा आपका Bi2O3 प्लस कॉन्क NaOH। तो आपका यहाँ से जो आंसर बनेगा वो बनता है Na3BiO3। एक्चुअली दिस इज सॉल्ट, इसका नाम बच्चों क्या होता है, सोडियम बिस्मुथाइट। सोडियम बिस्मुथाइट का ये आपके सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, बाकी आपको वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेगा। तो एक्चुअली दिस इज सॉल्ट। तो कहीं ना कहीं अगर ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड NaOH है तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, तो फिर ये कैसे काम किया, फिर ये वीक एसिड की तरीके से काम किया। इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि आपका Bi2O3 वीक एसिड की तरीके से भी एक्ट करता है। अच्छा, अब इसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पे एक क्वेश्चन को लेके, जरा ध्यान से आपको बताना है। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आपको बताना यहाँ पे होगा एसिडिक करेक्टर ऑफ पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। मैं जरा दे रहा हूँ N2O5 P2O5 AH2O5 Sb2O5 एंड Bi2O5। आपको बताना है यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा पेंटा ऑक्साइड्स के एसिडिक का करेक्टर का। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है टॉप टू बॉटम ट्रेवल करने पे आपका एसिडिकेशन डिक्रीज करता है, तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो दिस इज सीक्वेंस फॉर द एसिडिक करेक्टर। ओके, इसके बाद अब आपको पता चल गया होगा कि N2O5, ठीक है, या फिर P2O5 हो या AH2O5 हो,
ठीक है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स में डिजॉल्व होंगे और एसिडिक सॉल्यूशन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो सबके सब एसिडिक प्रॉपर्टी को अपनी डिफाइन करते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट को बच्चों हम लोग करेंगे यहाँ पे स्टडी। देखो N2O5 के साथ अगर हम वाटर मॉलिक्यूल डालते हैं तो बच्चों क्या हो आपको मिलेगा, HNO3 मिलेगा। आप यहाँ बैलेंस करेंगे तो ट्वाइस। ठीक है, दिस इज दी नाइट्रिक एसिड। जैसा अभी हम लोगों ने बात करी थी कि N2O5 हो गया, या फिर आपका P4O10 हो गया, जिसको है ना, अगर इसको भी अगर आप वाटर मॉलिक्यूल्स डालोगे तो ये भी आपका सॉल्युबल होता है, बट यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये बच्चों आंसर मिलता है आपका 4। यहाँ पे ये आपको मिलेगा H3PO4। ठीक है, और इसका बच्चों नाम क्या होगा, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो AS4O10 प्लस वाटर, ये भी सॉल्युबल होता है, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ से बच्चों बनता है 4 आपका कॉफिशिएंट रहेगा, और ये बन जाता है H3ASO4, और इस एसिड का नाम होता है आर्सेनिक एसिड। आर्सेनिक एसिड। ठीक है, ये तीनों के तीनों बच्चों क्या है, N2O5, P4O10 और आपका AS4O10, ये आपके वाटर मॉलिक्यूल्स में सॉल्युबल होते हैं। बट इसके बाद जो आपके, जैसे मैं बात करूं तो SB4O10, Bi2O5, ये दोनों के दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स में कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल। वाटर के साथ कैसे होते हैं, ये इनसॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये सॉल्युबल किस में होते हैं, तो एल्कलीज अगर मैं यूज करूंगा लाइक NaOH, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड, तो उसके साथ बच्चों आपके सॉल्युबल होते हैं। और सॉल्युबल होने पे अगर मैं SB4O10 की बात करूं तो यहाँ से बच्चों आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा ना, सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, Na2, यहाँ से Na2 Na3 रहेगा, क्योंकि H3 में जाएगा ना ये आपके, तो ये बनाएगा Na3SbO4 बना लेगा, प्लस आपको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर Bi2O5 हुआ तो यहाँ से आपको ऊपर वाले का नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा सोडियम एंटीमोनेट। सोडियम एंटीमोनेट, लास्ट में AT आएगा सफिक्स में। अगर यहाँ पे मैं NaOH यूज करूंगा तो यहाँ से मिल जाता है Na3BiO4, इसका नाम क्या होगा, सोडियम बिस्मुथेट, मैंने बताया था, प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बेटा हेडिंग आएगा आपका थर्मल स्टेबिलिटी फॉर द ऑक्साइड। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी को लेके भी जनरली क्वेश्चंस पूछता है। बेसिक ट्रेंड तो आपको पता है कि ऑक्साइड मिलेगा तो एस्टिक बेसिक स्टैंड नेचर पूछेगा, बट थर्मल स्टेबिलिटी पे क्वेश्चंस पूछ देगा, तो फिर आपको कैसे करना है। तो देखो, जब हम लोग टॉप टू बॉटम ट्रेवल करते हैं, ठीक है, हम ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, टॉप टू बॉटम अगर ट्रेवल करेंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी फॉर द ऑक्साइड्स बच्चों क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, क्या करेगी बच्चों, आपकी डिक्रीज करेगी। ठीक है, अच्छा क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे। तो ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों क्या करेगा ऑक्साइड्स का, डाउन द ग्रुप जाने पे, एनी आइडिया? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर तो आपके डाउन द ग्रुप जाने पे वो तो इंक्रीज करेगा ना। ठीक है, जैसे कुछ मैं अगर कोई भी ऑक्साइड्स के बारे में स्टडी करूँ, जैसे पर्टिकुलर ऑक्साइड ले लेता हूँ मैं नाइट्रोजन के ही, जैसे आप ले लो N2O3 ले लो और N2O5 ले लो। ठीक है, इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा होगा, कौन सा होना चाहिए? तो जरा ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, यहाँ पे कितना आएगा, ये होगा आपका 3 × -2 - 6, मतलब +6 मतलब आपका 3 मिल जाएगा। और यहाँ पे कितना मिलेगा, 5। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मिल रहा है, यहाँ पे 5, तो N2O5 में ऑक्सीडेशन नंबर आपका मैक्सिमम आ रहा है। तो फिर मोर स्टेबल बेटा वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा वो कैसा होगा आपका, मोर एसिड, मोर थर्मली स्टेबल होगा, मोर थर्मली स्टेबल। जब लेकिन जब एसिडिक की बात करेंगे तो N2O5 आपका मोर एक्टिव होगा एज कम्पेयर टू N2O3। लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो जिसका लोअर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड का वो आपका मोर स्टेबल होगा। ठीक है, अच्छा इसके साथ मैं कुछ और लेता हूँ, जैसे N2O3 ले लिया मैंने और Bi2O3 लिया। अब बताओ अब स्टेबल कौन सा होगा, थर्मली स्टेबल कौन सा होना चाहिए?
ऑक्सीडेशन नंबर की बात करोगे तो वो तो लगभग आपको सेम मिलने वाला है, यहाँ भी 3 मिलने वाला है, यहाँ भी 3 मिलने वाला है। जब सेम ऑक्सीडेशन नंबर आएगा तो बात कैसे बनेगी? अगर डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर है तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम वो थर्मली स्टेबल अधिक, लेकिन जब ऑक्सीडेशन नंबर ही सेम आ जाएंगे तो फिर आंसर कैसे निकालो? क्या दोनों थर्मली स्टेबल इक्वल हो जाएंगे? ऐसा तो होगा नहीं। तो फिर आपको ध्यान रखना है, जैसा भी डिस्कस मैंने किया था कि टॉप टू बॉटम जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी आपकी डिक्रीज करती है, तो बेटा नाइट्रोजन ऊपर आपको मिलेगा, बिस्मथ नीचे, तो दैट्स व्हाई N2O3 क्या होगा आपका थर्मली स्टेबल कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली आपको बेसिक क्वेश्चन मिल जाते हैं और बहुत बार गलतियां हो जाती हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे इसी कुछ अदर प्रॉपर्टीज को डिकम्पोजिशन को लेके, पर्टिकुलर ऑक्साइड्स की करेंगे यहाँ पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। देखो ऑक्साइड्स के बारे में कैसे फॉर्म होते हैं। N2O फर्स्ट ऑक्साइड, ठीक है। इसके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो बच्चों यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट कितना होगा बच्चों? आपका +1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसको जब हम लोग प्रिपरेशन की बात करते हैं तो बच्चों क्या करते हैं, आपके अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, इसको आप सिंपली डिकम्पोज करा दो हीट की प्रेजेंस में, तो यहाँ से आपको मिलेगा पहले वाटर मॉलिक्यूल्स, उसको पहले आप बाहर निकाल दो, तो 2 वाटर, क्यों बच्चों 4 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको पहले आप कितने वाटर निकाल सकते हो? मैक्सिमम बच्चों कितने निकाल सकते हो? 4 हाइड्रोजन है तो आपको यहाँ से 2 वाटर को आप निकाल सकते हो। क्यों 2 × 2 मतलब यहाँ से आपको 2 × 2 मतलब आपको 4 हाइड्रोजन मिल गया, 2 ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं, 3 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो बचा ऑक्सीजन है तो बेटा आपके 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो मिलेगा ना N2O। अरे समझ में आ गया? अच्छा, इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ N2O के बारे में, तो ये बच्चों आपकी कलरलेस एंड अनरिएक्टिव, मतलब रिएक्टिविटी परफॉर्म नहीं करती है, बहुत ही लेस रिएक्टिव होती है, ठीक है, लेस रिएक्टिव, कलरलेस एंड लेस रिएक्टिव गैस होगी, ठीक है। और इसका जो अगर स्मेल की बात करूं तो ये पंजेंट स्मेल को होल्ड करती है, और ये लाफिंग गैस के नाम से भी आपकी डिफाइन होती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये LAU ये लाफिंग गैस की तरीके से भी आपकी देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका आपका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से मिलेगा, तो ये आपका N, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाउ इट इज ऑक्सीजन, ठीक है, ये बच्चों मिलेगा यहाँ पे आपका। और जब सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे आपको जो बॉन्ड लेंथ है ऑब्वियसली अधिक मिलेगी, तो ये बेटा बॉन्ड होती है 119 पाइकोमीटर, और ये आपको मिल जाती है 113 PM, ठीक है। ये फर्स्ट आपका हो गया। सेकेंड हम ऑक्साइड्स के बारे में बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नेक्स्ट इज NO। ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों कितना होगा इसका? आपका +2 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं तो बच्चों हम क्या करते हैं, N2 + O2 डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हम करा देते हैं, और टेम्परेचर बच्चों काफ़ी हाई रहना चाहिए, 3000 केल्विन। तो यहाँ से बच्चों आपको मिल जाएगा 2 मोल्स ऑफ NO। तो हम लोग एटमॉस्फेयर से नेचर से जो N2O2 प्रेजेंट है उससे भी हम लोग यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि यहाँ पे इसकी आपकी प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से होंगी, तो NO इज एक्चुअली कलरलेस, ठीक है, एंड इट इज रिएक्टिव गैस, कलरलेस भी होगी एंड रिएक्टिव गैस भी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैग्नेटिक बिहेवियर में, तो इट इज ए पैरामैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक। पैरा का मतलब क्या होता है, बट इसके पास बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। व्हाट इज द स्ट्रक्चर, तो ये रहता है N+O, ये रहेगा इसका आपका स्ट्रक्चर बेसिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड मॉलिक्यूल्स की तरफ। नेक्स्ट इज NO2, जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रिपरेशन वही आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, यहीं से क्वेश्चंस बन सकते हैं। +4 इज द ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा मेथड क्या होगा, आप NO के साथ NO का बच्चा आप कम्बेशन करा दो, ऑक्सीडेशन करा दो, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड का आप ऑक्सीडेशन करा दो, सीधा बच्चों मिलेगा आपको 2 मोल्स ऑफ NO2, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये बच्चों आपका जो NO2 है बहुत पॉपुलर है, ये ब्राउन कलर की आपकी गैस होती है, रिएक्टिव गैस होगी, ब्राउन कलर की रिएक्टिव गैस होगी, हैविंग द पंजेंट स्मेल एज वेल एज हैविंग द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को भी होल्ड करती है, और ये डायमराइज हो जाती है तो बच्चों बनाती है N2O4, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पैरा और डाया के बारे में रजिस्ट्री करेंगे, तो आपको मैं बता पाऊंगा यहाँ पे पैरा का मतलब आप यहाँ पे जब बॉन्डिंग की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आपके सेंट्रल एलिमेंट पे अगर आपके अनपेयर्ड दिखेगा तो उसको हम लोग पैरा बोलते हैं, बाकी पेयर्ड होगा तो डायमैग्नेटिक बोलते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, वैसे भी आपका नाइट्रोजन के पास बेटा 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 में से आपको पता चलेगा कि बेटा जो आपका ऑड नंबर है, ऑक्सीजन बच्चों डबल बॉन्ड से कंबाइन होता है जनरली, है ना। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन तो आपको अनपेयर्ड दिखने वाला है, दैट्स व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक। लेकिन जब बेटा आपका पेयर्ड हो जाएगा N2O4, तो फिर आपका डायमैग्नेटिक बन जाता है। N2O4 जो होगा ना वो आपका डाया बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड होगा ना वो पेयर्ड हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल्स आपके ज्वाइन हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर NO2 के। तो ये बच्चों रहेगा आपका नाइट्रोजन, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, नाउ इट इज डबल बॉन्ड हो, ठीक है। और वैसे N2O4 बेटा जो बन जाएगा ना डायमराइज, तो आपको ये आपका बन जाएगा बेटा गैस से सॉलिड के फेज में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्साइड में, N2O3। ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों कितना होगा इसका, 3 हो जाएगा, +3 आप निकाल पाओगे, सिंपल सा है। इसको फॉर्म कैसे करते हैं, तो क्या करना है बेटा, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड व्हेन कंबाइन विद N2O4, ये डाइमर फॉर्म होता है NO2 का, उससे बेटा कंबाइन करना है। एंड टेम्परेचर बच्चों हम यहाँ फिक्स करते हैं 250 केल्विन, तो फिर आंसर आपको मिल जाता है 2 मोल्स ऑफ N2O3। बट ये इतना इंपॉर्टेंट खास नहीं है, लेकिन ऊपर के तीनों क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये बच्चों आपको फिर मिलेगा लिक्विड फेज में, वो भी कैसा, आपको ब्लू कलर का, है ना, ब्लू कलर का आपको, डार्क ब्लू कलर का आपको लिक्विड मिलेगा। और बहुत सी जगह इसको हम लोग पेल ब्लू के नाम से भी कॉल करते हैं, इस कलर से भी करते हैं, डार्क ब्लू से भी कॉल करते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। और अगर ये डार्क पेल ब्लू में डिफाइन किया जाएगा तो इसका बच्चों स्टेट कैसा होगा, सॉलिड होगा, है ना। बाकी आपको मतलब टेम्परेचर कम करने पे आपको ये पेल ब्लू में चेंज होगा, मतलब सॉलिड, और बाकी आपको मिलता है डार्क ब्लू के अंदर इट इज़ लिक्विड स्टेट, ठीक है। और ये जो आपकी गैस है बच्चों, वो कैसी गैसेस फेज की बात करेंगे तो आपके अनस्टेबल फेज में रिप्रेजेंट होता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर देख लो बच्चों, 2 नाइट्रोजन है तो N, सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पे आपका एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये बनेगा इसका आपका स्ट्रक्चर। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल, दैट इज दी N2O4। N2O4 में ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों की इसका कितना आएगा, नाइट्रोजन का +4 आएगा। इसको हम लोग फॉर्म करें, डायमराइज करा दो आप NO2 को, तो 2 मोल्स ऑफ NO2 इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ से बच्चों फॉर्म हो जाएगा N2O4, है ना। इसके बाद इसकी हम प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। ये बच्चों आपका कलरलेस रहता है, कलरलेस। एंड डाया मैंने बताया था अभी, क्योंकि बेटा NO2 तो बच्चों पैरा था, ये पैरा था, ये बच्चों डाया क्यों हो गया, बिकॉज यहाँ पे जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स था बच्चों वो क्या होगा, पेयर्ड हो गया ना इसके साथ, तो ये डाया में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, डायमैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट बच्चों में बात करते हैं, यहाँ पे ये NO2 बच्चों किस फेज में होगा, गैस की फेज में, और ये बच्चों किस में होगा, सॉलिड की फेज में, ठीक है। ये इसको आपको ध्यान रखना, सॉलिड, ये जनरली सॉलिड फेज में कन्वर्ट आपका हो जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, तो वो देखो बच्चों, N, सिंगल बॉन्ड N, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O, इधर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, बन गया बेटा आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर। जैसे याद है ना, NO2 आपका ये था, एक NO2 ये है, तो दोनों के पास जो सिंगल इलेक्ट्रॉन से अनपेयर्ड वो आपके जॉन के सिग्मा बना लिया, हो गया आपका पेयर्ड। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑक्साइड में, तो N2O5, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5, इंपॉर्टेंट आपका ऑक्साइड है ये। इसको फॉर्म बच्चों कैसे करते हैं, आप कुछ नहीं, यहाँ पे क्या करो, आप डिहाइड्रेशन करा दो, किसके साथ, इसको जो एसिड था, याद करो इसका एसिड बड़ा क्या था, जिसका हाइड्रोलिसिस करने पे HNO3 मिला था, तो HNO3 का आप सिंपल तरीके से डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेके आ जाओ। मैं सपोज यहाँ पे P2O5 लेके आ गया, इसके 2 मोल्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। आपको पता है अगर मैं इसका N2O5 का हाइड्रोलिसिस कराया था तो 2 मोल्स आपके ये फॉर्म हुए थे, इसका आप डिहाइड्रेशन करा दो, मतलब फिर से वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल दो, तो यहाँ से आज सीधा आपको आंसर मिलेगा 2 मोल्स ऑफ HPO3 प्लस आपको मिल जाएगा N2O5। अरे समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, अब ये जो N2O5 मिला है इसकी प्रॉपर्टी देख लो बच्चों, इट इज कलरलेस, ये आपको मिलेगा आयोनिक, सॉलिड की प्रॉपर्टी को होल्ड करने लगता है, ठीक है। और इसको अगर आप आयोनाइज कराओगे N2O5 को, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बेटा ये अगर आपका आयोनिक सॉलिड में है तो बच्चों कैटायन एन मिलेगा, तो एक मिलता है NO2+, और ये कैटायन, और मिलेगा NO3-, ये आपको कैटायन की फेज में, ये एनायन की फेज में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ से आपको जो मिल रहा है ये आपके गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, जो कैटायन एनायंस हैं वो आपके गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब कि N2O5 सॉलिड था, सॉलिड अगर गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है तो मतलब सब्लिमेशन होता है, ठीक है, तो ये सप्लीमेंट की तरीके से भी काम करता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर बच्चों हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये रहा आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन,
आप इक्वल डिस्टेंस 5 ऑक्सीजन है ऑड नंबर में है, तो एक कहीं ना कहीं इसके बीच में शिफ्ट होगा, तो ये डबल बॉन्ड हो, इधर ये डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, इधर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, एक ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा। बस ये हो गया इसका आपका स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग नाइट्रोजन के बच्चों फिनिश हो चुके हैं। नाउ कम्स फास्फोरस। तो फास्फोरस के भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन से बच्चों हम बात करते हैं P4O6। ऑक्सीडेशन में बच्चों यहाँ पे इसका आपका +3 आता है। अच्छा, फॉर्मेशन देखो बच्चों, आप क्या करो, व्हाइट फॉस्फोरस को डायरेक्ट बच्चों आप कंबेशन करा दो, व्हाइट फॉस्फोरस का डायरेक्ट कंबेशन करा दो ऑक्सीजन इन दी प्रेजेंस ऑफ हीट, तो सीधा बच्चों आंसर मिल जाता है यहाँ से आपको P4O6। आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 3 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, P4O6 का फॉर्मेशन हो गया है। अच्छा, अब बात करते हैं, इट इज एक्चुअली ए बैक्सी सॉलिड। ये आपको बैक्स जो रहती है ना मॉम, बैक्सी सॉलिड की फॉर्म में आपको मिलेगा, एज वेल एज हैविंग द गार्लिक स्मेल। ठीक है, गार्लिक ऑडियोर ये आपका प्रोड्यूस करता है P4O6। व्हाट इज स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर बच्चों उसका बहुत पॉपुलर है, इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। 4 फॉस्फोरस है बेटा, एक ऐसे करो, आप सिंपल तरीका बता रहा हूँ, 1 2 3 एंड 4, चारों आपने बना दिए। अब बीच में क्या करो, आप ऑप्शन को इस तरीके से कमेंट कर दो, 1 2 3 4, और 2 ऑप्शन और मिल रहे हैं ना, तो एक यहाँ लगा दो, एक इधर लगा दो। अब देखो इसको हम लोग किस तरीके से ऐड करते हैं, वो मजेदार कहानी है। क्या करना है आपको, सिंपल तरीके से इसको इससे ऐड करो, इसको इससे, ये कंटिन्यूस आप ऐड कर दो यहाँ पे इस तरीके से, और बीच के 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो एक आपका पीओपी बॉन्ड यहाँ पे और एक आपका पीओपी बॉन्ड इस तरीके से, तो हो गया आपका स्ट्रक्चर। बाकी आप लोन पेयर्स को यहाँ पे डिजाइन कर दो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। बाकी बेटा फॉस्फोरस के पास क्या होगा, लोन पेयर्स आ जाएंगे ना, तो वो आप इस तरीके से डिफाइन कर दो। ये हो गया आपका P4O6 का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे हम लोग यहाँ पे P4O10। इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों मैक्सिमम हो जाएगा ना, +5 हो जाएगा। यस, अब जरा इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो आप एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अब बेटा 5 मोल्स जनरली हम बात करते हैं, इट इज एक्चुअली द एक्सेस सप्लाई। अगर एक्सेस में करोगे तो P4O10 मिलेगा, अगर लिमिटेड सप्लाई करोगे तो P4O6 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से बच्चों आपको आंसर मिल जाएगा P4O10। बट इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो इट इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, एंड अगर ये प्योर स्टेट में होगा P4O10, तो फिर बच्चों मिलते हैं ऑडियोरलेस। ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान देते हैं बच्चों। क्या करना है, 4 आपके फॉस्फोरस हैं, तो वही लॉज लगाना है, 1 2 3 और 1 4। फिर इसके बाद क्या करना है, एक क्वेश्चन को आपको बीच में रखना है ऑक्सीजन को, तो 1 1 2 1 3 और 1 4। अब पहले इसको कंबाइन कर दो आप, फिर जो बचे ऑक्सीजन उसको हम देखेंगे कितना ऑक्सीजन अभी आपका बचा हुआ है। बेटा 4 हो गए ना, तो अभी इसके पास अभी आपका बचा हुआ है टोटल 6 बचा हुआ है, तो 6 बचा हुआ कैसे करेंगे तो एक एक बीच में लगा दो आप, एक पीओपी बॉन्ड ये हो गया और एक पीओपी बॉन्ड ये हो गया। अभी भी कितने 4 बचे हुए हैं, तो ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, इधर ये डबल बॉन्ड हो गया आपका स्ट्रक्चर। क्लियर है ये? अच्छा, तो यहाँ पे आपके ऑक्साइड्स पूरी तरीके से फिनिश होते हैं। इसके बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा नहीं, मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट थी वही मैंने क्लियर किए हैं। तो आज बच्चों लेक्चर को हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर आपको जब भी मिलेगा तो उसमें हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।